नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक सवाल चलता है कि पॉइंट्समैन से डायरेक्ट स्टेशन मास्टर कैसे बन जाते हैं और कब ये वैकेंसी आती है जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी होती है। जनरली आपने डिपार्टमेंटल वैकेंसी के बारे में तो सुना होगा और सिर्फ दो ही डिपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में आपने सुना होगा, एक एलडीसी और एक जीडीसी। लेकिन एक और तीसरा डिपार्टमेंटल एग्जाम से भर्ती निकल के आती है जो कि 25% एलजीएस कोटे के थ्रू आती है। एलजीएस का मतलब होता है लिमिटेड जनरल सिलेक्शन, और नॉर्मली बहुत सारे कैंडिडेट एलजीएस कोटे के बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉय भी एलजीएस कोटे को अभी अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। हमारे साथ जो काम करने वाले कई ऐसे रेलवे एम्प्लॉय हैं जिनको एलजीएस कोटा जो है वो एलडीसी की वैकेंसी के जैसा लगता है, जबकि एलडीसी और एलजीएस कोटे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि हमारे प्रयागराज जोन के झांसी डिवीज़न में एक बेहतरीन 84 पदों पे स्टेशन मास्टर जो कि लेवल 6 की पोस्ट होती है उसके लिए भर्ती निकली है और इसी के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। टोटल 84 पदों पर ये भर्ती इन्होंने निकाली है जो कि 25% एलजीएस कोटे के तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे कि इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसके सिलेबस में नॉर्मल एग्जाम की तरह सवाल आते हैं या फिर क्या पूछा जाता है और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से इसका एग्जाम लिया जाता है और किस बेस पे इसका सिलेक्शन लिया जाता है और कब इसका एग्जाम होगा और क्या मुझे भी इसको भरने का मौका मिलेगा और इसका जो फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है, सारी प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों आप ये मत सोचना कि अभी आप रेलवे एम्प्लॉय नहीं हैं तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है। भविष्य में आप रेलवे जब भी ज्वाइन करेंगे, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट पर, तब आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो बहुत सारे कैंडिडेट अभी एलजीएस कोटा को नहीं समझ पा रहे हैं वो आप पहले से ही इसको समझ के रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा बाद में मिलने वाला है। तो चलिए एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। सबसे पहले उस नोटिफिकेशन पे चलते हैं और उसके थ्रू आपको सारी चीज़ें समझाते हैं। तो दोस्तों ये है वो नोटिफिकेशन जहां पर हम एक एक करके सारी चीजें आपको बताते हैं। यह है उत्तर मध्य रेलवे कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक झांसी, ये इसकी पत्र संख्या लिखी गई है और दिनांक 16 जनवरी 2026 को ये जारी किया गया था। यह अधिसूचना है जिसका विषय यहाँ पे लिखा है, झांसी मंडल के परिचालन विभाग के 25% विभागीय कोटे एलजीएस के अंतर्गत स्टेशन मास्टर ग्रेड पे 4200 जो कि लेवल 6 की पोस्ट है, इसके रिक्त पदों का सामान्य चयन के द्वारा भरे जाने के संबंध में झांसी मंडल के जो 25% विभागीय कोटे एलजीएस है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एलजीएस का मतलब होता है लिमिटेड जनरल सिलेक्शन। और यहाँ पे लिखा गया है कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें हैं। यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी नहीं रहती है क्योंकि ओबीसी वालों को यूआर में ही रखा जाता है। तो 64 यूआर की और 15 एससी की और 5 एसटी कैटेगरी की टोटल 84 वैकेंसी आई हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए एक भी पोस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए दिव्यांगजन के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई कोटा नहीं रहता है, इसीलिए पीडब्ल्यूबीडी कर्मचारी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात होती है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कर्मचारियों की पात्रता एवं सेवा शर्तों की। तो यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2 और पैरा नंबर यहाँ पे 3 में। तो एलिजिबिलिटी की बात को अगर हम झांसी मंडल के जितने भी परिचालन विभाग के जितने भी सेंटिंग जमादार हैं, सेंटिंग मास्टर हैं, केबिन मैन ग्रेड 1 है, स्विचमैन हैं, वरिष्ठ संकेतक एवं वरिष्ठ गाड़ी लिपिक हैं, ट्रेन क्लर्क जिनको कहते हैं लेवल 4 के, लीवर मैन जो ग्रेड 1 के हैं और जो पॉइंट्समैन ग्रेड 1 है यानी कि पॉइंट्समैन ए जो होते हैं, और जो संटमैन ग्रेड 1 है और केबिन मैन ग्रेड 2 है, समस्त गाड़ी के जितने भी ट्रेन क्लर्क लेवल 2 के हैं, इनमें कार्यरत जिनके पास भी हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन की योग्यता है तथा जिनकी आयु अधिसूचना 16/1/2026 तक 45 साल से कम है, सिर्फ वही कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे और उनका जो आवेदन है एनेक्शन नंबर बी में जो दिया गया है उसको भर के जमा कर सकते हैं। वहीं झांसी मंडल के परिचालन विभाग के समस्त ग्रेड पे 1800 लेवल 1 के पद पर कुछ ऐसे कर्मचारी रहते हैं जिनकी जो टोटल जॉब होती है वो 5 साल से ज्यादा अगर है, मतलब 5 साल में वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर लेकर या किसी भी वजह से अगर वो लेवल 2 नहीं हो पाए हैं, तो इस वजह से अगर उनके पास 10th पास की योग्यता है और उनको लेवल 1 में कार्य करते हुए 5 साल पूरे हो चुके हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे पैरा नंबर में लिखा है कि जितने भी स्विचमैन है, लीवरमैन है, केबिन मैन है, इन कर्मचारियों के लिए तो आयु 50 वर्ष से कम रखी गई है, लेकिन जो और अन्य जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए सिर्फ 45 वर्ष आयु रखी गई है। बाकी रेलवे बोर्ड के ये 22/8/2006 का जो आरबी नंबर का लेटर था उसको पढ़ सकते हैं, उसी के हिसाब से जो गणना है इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। उपरोक्त चयन हेतु आवेदन के लिए जो एनेक्शन नंबर बी में फॉर्म है उसको भर के आपको जमा करना है।
आगे की बात करते हैं हम कि इसकी जो परीक्षा है वो परीक्षा किस हिसाब से होनी है। तो इसमें लिखा गया है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। अभी तक ये ऑफलाइन परीक्षा होती आती थी और हमेशा ही ऑफलाइन जो परीक्षा है इसकी ली जाती थी, ऑफलाइन पेपर दिया जाता था। अब परीक्षा सीबीटी के आधार पर तो आयोजित की जाएगी। सीबीटी के लिए भी नियम निर्देश और प्रावधान अपेक्षित हैं। इस हिसाब से ही जो सारा सिलेक्शन है वो सीबीटी एग्जाम कराकर ही लिया जाएगा। परीक्षा की जो तिथि है वो फरवरी मार्च 2026 में प्रस्तावित है, मतलब फरवरी या फिर मार्च में इसका एग्जाम लिया जाएगा, जो कि वास्तविक परीक्षा तिथि, परीक्षा स्थान एवं समय के संबंध में एक अलग से सूचना प्रदान की जाएगी नोटिफिकेशन के द्वारा। और इस चयन की जो पूरक परीक्षा है वो नहीं की जाएगी, मतलब कि इसके लिए कोई और परीक्षा नहीं कराई जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं 7 नंबर पे लिखा है चयन से पूर्व की कोचिंग की। यहाँ पे कुछ ऐसे जैसे SC/ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब कि कोचिंग टाइप की दी जाती है, जिसके लिए उनको अलग से जॉब से छुट्टी देकर वहां पे पढ़ने के लिए बुलाया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है सिर्फ SC और ST कैंडिडेट के लिए। तो ये हो गई ये वाली चीज। अगली भी क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स की नीचे बात करेंगे। यहाँ पे चयन का जो तरीका है 60% अंक प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा अंतिम पैनल का जो गठन है यानी कि आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाने हैं। इसके बाद जो आगे की प्रोसेस है, आपके कुल अंक कितने हैं, आपका सेवा का रिकॉर्ड क्या है, अपनी गोपनीय रिपीट अपार आईडी जो होती है उसमें क्या है, और जो साइको टेस्ट होगा उसके आधार पर ही आपको स्टेशन मास्टर का पद दिया जाएगा। अब बात यह है कि जो साइको टेस्ट होता है इसमें SC और ST वाले कैंडिडेट के लिए कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि स्टेशन मास्टर एक संरक्षक श्रेणी से संबंधित पोस्ट होती है। चिकित्सा वर्गीकरण की बात करें तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड इसको पास करने के लिए चाहिए होता है। बात 10वें नंबर पे है कि यदि कोई उम्मीदवार किसी भी स्तर पर उपयुक्त चयन के लिए अयोग्य पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर दी जाएगी। मतलब कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एलिजिबल नहीं होते हैं और फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उनकी बात हो रही है। 11 नंबर पे राजभाषा की बात करी गई है। एग्जाम में 10% तक अंक राजभाषा से ही पूछे जाएंगे, जो कि LDC, GDC और LDS सभी में पूछे जाते हैं। और 9वें नंबर पे यहाँ पे दिया गया है कि जो कार्मिक शाखा झांसी TS एवं T4 अनुभाग में कोई भी इच्छा आवेदन सीधे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में औपचारिकता पूरी करना पर्यवेक्षक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। पर्यवेक्षक में जो हमारे TI होते हैं वहाँ के ट्रेन इंस्पेक्टर उनकी रहेगी। आगे की जो भी सलाह है वो उनके द्वारा ही प्राप्त दिशा कराई जाएगी। इसके बाद रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार संबंधित पर्यवेक्षक को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा में विधिवत सूचित किया गया था और प्रत्येक परीक्षा द्वारा इनकी इच्छा अनिच्छा बताते हुए उनके आवेदन जमा करने के लिए कहा गया था और उन्हें अग्रेसित किया गया था, इसके लिए बताना है कि जो यहाँ के TI वगैरह होते हैं तो उनको ये सबको बताना होगा कि ये भर्ती आ गई है। जो भी इसमें इच्छुक अनिच्छुक हैं उस हिसाब से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रशिक्षण की बात जो मैंने आपको बताई कि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद जो चयनित कर्मचारियों को स्टेशन मास्टर के लिए जो भी पोस्टिंग दी जाएगी उससे पहले उनको प्रशिक्षण जो दिया जाएगा, मतलब ट्रेनिंग, तो उसमें उत्तीर्ण करना भी अनिवार्य रहेगा। बाकी विकल्प आवेदन करने का जो निर्धारित है 29/1/2026 इसकी लास्ट डेट है। आपके जो अभी अधीन डिपो इंचार्ज हैं जैसे SS हो गए, TI हो गए, उनके पास आपको फॉर्म जमा करना होगा, जो भी आपके इंचार्ज हैं 29 तारीख तक। और कार्मिक विभाग में जो आपके जिनके पास जमा करेंगे वो 5 फरवरी तक कार्मिक विभाग में भी, पर्सनल विभाग में अपना सारे के सभी के फॉर्म वहां पे जमा कराना बिल्कुल अनिवार्य है। तो ये सारी चीजें हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मैंने बता दिया है कि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। ये सारी चीजें हो गई हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस एनेक्शन नंबर A में जो पाठ्यक्रम है जितने भी रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं सिलेबस है ये, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, जितनी भी सारी चीजें GK की तरह रेलवे के सवाल पूछे जाते हैं और सिग्नलिंग पॉइंट के वगैरह में और क्वेश्चन ऑर्डर के बारे में, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारा सिलेबस ही लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और बाकी ये फॉर्म है एनेक्शन नंबर B, यहाँ पे आपको एक अटेस्टेड फोटो, मतलब कि इसी फोटो पे आपको सिग्नेचर करना है। इस तरह फोटो लगानी, यहाँ पे नाम भर देंगे और यहाँ पे जो आपके फादर नेम है उनका फादर नेम भर देंगे और इस तरह से यहाँ पे अपना जो पास नंबर होता है जिसे PF नंबर कहते हैं वो डाल देंगे, HRMS ID डाल देंगे, डिजिग्नेशन में जो भी आप डिजिग्नेशन आपका पद है वो डाल देंगे, जो प्लेस पोस्टिंग है वो डाल देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डिवीजन, वर्कशॉप यूनिट जहाँ भी आप काम करते हैं तो वो डाल देना। कंट्रोलिंग ऑफिसर में जो आपके सीनियर DO वगैरह आते हैं उनका लिख देना है नाम, DOB डलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे आपकी जो भी कम्युनिटी है UR से SC ST जिसमें भी आते हैं, और PWBD वाले कैंडिडेट हैं yes नो करना है। खैर इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, नो ही करना पड़ेगा। बाकी कैटेगरी है तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है और ये भी कुछ दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, नाम डल जाएगा और डेट डल जाएगी और लेटर नंबर यहाँ पे जो ऊपर मैंने बताया था वो लेटर नंबर यहाँ पे डल जाएगा, डेट जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो वो डेट डल जाएगी। यहाँ पे आपके स्टेशन मास्टर सर के साइन हो जाएंगे। इसके बाद आप TI सर के पास जब ये फॉर्म जमा करेंगे तो TI सर यहाँ पे अपनी मोहर साइन करके वेरीफाई करके पर्सनल विभाग में जमा कर देंगे। तो ये सारी प्रोसेस होती है और इसमें हम मेरी जो पोस्टिंग है यहाँ पे बता देता हूँ नीचे लिखकर। यहाँ पे मेरा जो पॉइंट्समैन का पद है मेरा पॉइंट्समैन B है, जबकि इसमें जो एलिजिबल हैं वो पॉइंट्समैन A ही होते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा नोटिफिकेशन जिसमें एक पॉइंट्समैन से डायरेक्ट स्टेशन मास्टर भी बना जा सकता है और सारी चीजें मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दी है।
तो जितने भी लोगों के मन में कन्फ्यूजन चलती थी कि किस तरह से एक पॉइंट्समैन स्टेशन मास्टर बनता है, और इसी प्रकार स्टेशन मास्टर की भर्ती आती है, इसी प्रकार सीसीटीसी की आती है, इसी प्रकार सीनियर क्लर्क की भी आती है, जूनियर क्लर्क की भी आती है, लोको पायलट की भी आती है, टेक्नीशियन की भी आती है। जितने भी परिचालन विभाग की वैकेंसी हैं वो एलडीएस कोटे और एलजीएस कोटे के थ्रू ही आती हैं, जिसको पॉइंट्समैन और जो भी पोस्टें मैंने बताई हैं उन सारी पोस्टों के थ्रू भरा जाता है और सिर्फ उन्हीं को मौका इसमें दिया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही जानकारी थी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।